हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रचनात्मक लेखन के अंतर्गत निबंध के विषय में अध्ययन करेंगे। आज कक्षा 11 और 12 दोनों के प्रश्न पत्रों में 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का एक इम्पोर्टेंट ऐसे आता है। आपके प्रश्न पत्र में 4 टॉपिक दे दिए जाएंगे। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना होता है। अब वो ऐसे लिखने का तरीका क्या है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, किन किन बातों को ऐसे के अंतर्गत ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो हम जिसके अकॉर्डिंग हम अच्छा ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं। आज इन सब विषयों पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो रचनात्मक लेख 10 नंबर का एक महत्वपूर्ण ही ऐसे आता है जो आपके मार्क्सों में काफ़ी प्रगति कर सकता है। तो हिंदी विषय के अंतर्गत निबंध लेखन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। निबंध लिखने से ही, चाहे वो रामचंद्र शुक्ल जी हों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हों, बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण निबंधकार हुए हैं जो निबंध क्षेत्र से ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई है जिनको। तो आइए, निबंध किसे कहते हैं, क्या होता है निबंध, इस विषय में हम जानते हैं। तो सबसे पहले निबंध किसे कहते हैं। निबंध एक गद्य रचना है। गद्य का मतलब आप समझते हैं। गद्य एक सिंपल सी भाषा का कोई भी ऐसी विधा है जो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाए। तो गद्य में ही आप चाहे रेखा चित्र हो, यात्रा वृत्तांत हो, कविताएं नहीं, कविताएं पद्य का पोर्शन है, कहानी हो, आलोचना हो, उपन्यास हो, इसी तरह से एक विधा है निबंध। तो ये निबंध जो गद्य की रचना है जिसमें लेखक विषय पर अपने विचारों को सीमित, सजीव और स्वच्छंद सुव्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करता है। ठीक है, जो किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे लेखक, वो विचार सीमित शब्दों में होने चाहिए, सजीव होने चाहिए, स्वच्छंद, सुव्यवस्थित और अभिव्यक्त रूप से करता है। गद्य का विकास आधुनिक युग में हुआ है। हिंदी के जो काल सीमा में विभाजित किया गया है उसको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, 4 कालों में इसको विभक्त किया गया है। तो जो गद्य का आरंभ हुआ है वो लास्ट के काल आधुनिक काल से हुआ है, जिसकी शुरुआत 1863 ईस्वी से मानी जाती है। 1863 ईस्वी लगभग भारतीय हिंदू युग से निबंध आरंभ हुआ है। तो इस युग से इसलिए इसको आधुनिक युग की विधा मानते हैं। चलिए, निबंध का अर्थ। निबंध किसे कहते हैं। नी 2 शब्दों से मिलकर बना है, नी और बंध, मतलब जो बंधा हुआ ना हो। हमें ऐसा लग रहा है कि जो बंधा हुआ ना हो, किसमें बंधा हुआ ना हो, विचारों में, सीमा में, शब्दों में, वो चीज़ मिलेगी जिसका अर्थ भली प्रकार से आप समझते हैं कि बंधी हुई रचना से होता है। अब ये क्या, यहाँ पर तो मैं निबंध कहा गया और यहाँ बंधी हुई रचना। अरे निबंध मतलब ऐसी कोई रचना नहीं जिसके ऊपर आप निबंध नहीं लिख सकते, उस चीज़ से नहीं बना है। आप सुई से लेके हाथी तक, सुई से लेके पहाड़ तक, प्रत्येक वस्तु पर, प्रत्येक प्राणी पर, प्रत्येक जीव पर आप निबंध लिख सकते हो। कोई ऐसी चीज़ बनी हुई नहीं है जिस पर निबंध नहीं लिख सकते। अब दूसरी बात आती है कि भली प्रकार से बंधी हुई रचना, वो किस चीज़ों से बंधी होनी चाहिए। सीमा से, सीमित शब्दों की, सजीवता से, स्वच्छंदता से, सुव्यवस्थितता से, इन सब से उसको बंधा हुआ होना चाहिए। वास्तविकता यह है कि अपने शाब्दिक अर्थ से विपरीत है, जो मैंने अभी समझाया है। बंधनहीन सा होता है। इसमें विषय विधि प्रस्तुतिकरण एक सीमा तक ही आग्रह होता है। ऐसा नहीं कि आपको भी किसी टॉपिक पर विचार प्रस्तुत करने के लिए एग्जामिनर ने कहा है, आपके प्रश्न पत्र में आया है और आपने पूरी कॉपी पूरे 3 घंटे निबंध लिखते चले गए। अरे 10 मार्क्स का है भैया, उसके लिए एक शब्द सीमा निश्चित है। आपको 300 शब्दों में आएगा या 500 शब्दों में आएगा, बस इतने में आपको निबंध पूरा करना है अपना, तो वही सीमा है। तो किंतु निबंध इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह किसी भी बात को सर्वदा नए ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। निबंधों की भाषा शैली भी तभी प्रभावशाली होती है जबकि उस पर लेखक के व्यक्तित्व की छाप हो। लेखक के व्यक्तित्व की छाप, प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यक्तित्व रखता है, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, चाहे वो आदर्शात्मक हो, सामाजिकता के रूप से हो, व्यक्तिगत रूप से हो, किसी प्रकार से हो, लेकिन उसका एक व्यक्तित्व होता है। तो इसी तरह उस लेखक की छाप उसके निबंध पर अवश्य पड़नी चाहिए। हिंदी निबंधों का प्रारंभ भारतीय हिंदू युग, मैंने भी बताया ये कि जो हिंदी निबंध हैं उनका भारतीय हिंदू युग से, और भारतीय हिंदू युग के पिताजी गोपाल चंद्र जी
उन्होंने भी निबंध लिखे हैं, लेकिन माना जाता है कि भारतेंदु के निबंधों से इसका आरंभ माना जाता है। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। निबंध की परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखकर एक प्रसिद्धि प्राप्त की है और एक सटीक इतिहास लिखा है हिंदी का, उसी में इन्होंने एक रचना दी है कि हिंदी गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है। तो यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, और लोगों कवि क्या है, गद्य को लिखकर एक कसौटी पर खरा उतरता है, परंतु निबंध क्या है, गद्य की कसौटी है। जिस प्रकार एक लेखक की पहचान उसकी गद्य रचना से हो रही है, उसी प्रकार गद्य रचनाओं में यदि लेखक ने निबंध लिखे हैं तो निबंधों से उस लेखक की गद्य रचनाओं की पहचान हो जाती है। गद्य की कसौटी है, बहुत बड़ी एक इन्होंने क्वेश्चन इस बात से इन्होंने परिभाषित किया है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, लेखकों की पहचान इसी से होती है। उसके बाद बाबू गुलाब राय भी एक महत्वपूर्ण निबंधकार रहे हैं। तो निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार, शब्दों का एक सीमित आकार हो, के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया जाता है। मतलब सभी चीजों को शामिल करके एक प्रोडक्शन, एक उत्पाद तैयार किया गया है जिसको निबंध कहते हैं। आइए अनेक विद्वानों के द्वारा कुछ और बातें कही गई हैं। पहला है कि निबंध अनियमित, असीमित और असंबद्ध रचना है। अब कुछ विद्वानों की अलग अलग धारणाएं हैं, तो कुछ ने कहा है कि नहीं, विचारों से खुला हुआ है, अनियमित है, शब्दों से अनियमित है, यदि किसी को विचार प्रस्तुत करने हैं तो फिर सीमा नहीं होनी चाहिए। दूसरा कहते हैं निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। विस्तृत रूप से आप किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हो। मन की उन्मुक्त उड़ान निबंध कहलाती है। मतलब उन्मुक्त, स्वतंत्र, हम कितने भी विचारों को अपना प्रस्तुत कर सकते हैं किसी विषय पर, वो उड़ान निबंध कहलाती है। अंतिम है सीमित समय और सीमित शब्दों के कर्मबद्ध विचारों की अभिव्यक्ति ही निबंध है। बिल्कुल सही बात है, सबसे सटीक बात यही है, यदि हमें किसी विषय पर बोलना है तो हमें समय और शब्दों की सीमा का महत्वपूर्ण विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार आपको अपने प्रश्न पत्र में समय और शब्द सीमा दोनों को विशेष रूप से ध्यान देकर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आइए आगे निबंध को देखते हैं। निबंध की विशेषताएं क्या हो सकती है, एक अच्छा निबंध जो होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहला पॉइंट है निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि आप जो भी विषय बोल रहे हो, यदि आप माना कि आप भ्रष्टाचार पर निबंध लिख रहे हो तो जो आपकी भाषा है वह भ्रष्टाचार से युक्त होनी चाहिए। यदि आप विज्ञान पर निबंध लिख रहे हैं तो आपकी भाषा शैली में विज्ञान की भाषा प्रयुक्त होनी चाहिए, तो उसी के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा है विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 3 गद्यांश लिखे हैं, 3 पैरे लिखे हैं, एक में कुछ दूसरे में कुछ, उनमें कोई तारतम्यता नहीं है, तो उनमें तारतम्यता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। देखो, विषय से संबंधित जितने भी पहलू आपने अपनी भूमिका में दर्शाए हैं उन सब पे आप चर्चाएं करोगे। ठीक, नेक्स्ट, निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए। मतलब यदि आपने 4 पैरे आपने ऊपर लिखे हैं प्रसार में, उसके विस्तार में, तो आप उपसंहार में उसका सारांश दोगे। 1 पैरे में उन सब का सारांश देकर उस निबंध को पूरा करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। लेख लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो, हिंदी भाषा का लिख रहे हो, तो वर्तनी पर विशेष ध्यान देना होगा। आपकी वर्तनी गलत नहीं होनी चाहिए। उसमें विराम चिन्हों और उचित विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। कहाँ पर आपका अर्धविराम का प्रयोग होना है, कहाँ पर कौमे का प्रयोग होना है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगना है, कहाँ पर पूर्ण विराम लगना है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। फिर है निबंध लिखते समय शब्दों की सीमा का अवश्य ध्यान देना चाहिए। हमें कितना समय मिला है, कितने शब्दों में प्रस्तुत करना है, उतने ही शब्दों में आप पूरी बात अपनी प्रेजेंट करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निबंध अधिक विस्तृत ना होकर संक्षेप में होना चाहिए। आपके पास समय की छूट भी है, शब्दों की छूट भी है, लेकिन फिर भी संक्षेप में जितना होगा उतना ही अच्छा होगा, आप अपने आगे के प्रश्नों को कर पाओगे। लास्ट में है लेखन विचारों की एक अखंड धारा होती है
उसका एक निश्चित परिणाम होना चाहिए। हम विचारों को चाहे कितना भी, हम कितने ही प्यारे निबंध के बना लें, परंतु उपसंहार में उसको सार में बताना अति आवश्यक है, वही उसका परिणाम होता है। ठीक है, आइए अंगों के बारे में बात करते हैं कि जो अंग आपको निबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन अंगों के बिना निबंध नहीं लिख सकते। आप एक लाइन शुरू करके पूरा पेज भर के निबंध खत्म नहीं कर सकते। आपको उसको पैरों में डिवाइड करना होगा। आपको सर्वप्रथम भूमिका बांधनी होगी, आप किस विषय पर निबंध लिख रहे हो और आपके आगे की लाइनों में या कि आगे के पैरों में किन किन टॉपिकों पर, किन किन बिंदुओं पर चर्चा होनी है, वो आप भूमिका में दर्शाओगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है विस्तार। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है विस्तार। आप इसमें पूरा विस्तृत रूप से अपने निबंध, अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान कर सकते हो। मिनिमम आप एक पैरा भूमिका का तो 3 पैरे आप विस्तार में आपको लिखने ही चाहिए। और फिर लास्ट में आता है उपसंहार। उपसंहार वही जो हमने आपको बताया कि आपने विस्तार में जो भी कुछ लिखा है, जितने भी पैरे बनाए हैं, उपसंहार में एक सारांश देते हुए एक पैरे करके अंत करना चाहिए। तो सबसे पहले भूमिका बांधो, आप किस विषय पर बात कर रहे हो, किन किन बिंदुओं पर बात कर रहे हो, वो आपको भूमिका में देना है। फिर उन सब बिंदुओं को विस्तार से आपको विस्तार या प्रसार, यहाँ पे 2 चीज़ आ जाती हैं, कभी कभी प्रसार आता है, कभी विस्तार आता है। तो ये प्रसार या विस्तार एक ही चीज़ है। आपको विस्तार से उन बातों को, उन बिंदुओं को, उन विचारों को प्रस्तुत करना है। उसके बाद उपसंहार, जिसको आपको सार, एक सार दिखाते हुए आपको वो निबंध खत्म करना है। ठीक है, आइए एक बार विस्तार से इसको पढ़ लेते हैं कि भूमिका विषय प्रवेश है। भूमिका क्या है? विषय का प्रवेश है कि हमें उस विषय में कैसे जाना है, वो सब भूमिका है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है, यहीं से निबंध प्रारंभ होता है। यह जितना आकर्षक होगा, ठीक, यह जितना आकर्षक होगा, निबंध को पढ़ने में उतना ही अधिक आनंद आएगा। भूमिका छोटी और सारगर्भित होनी चाहिए। ठीक है, छोटी हो, सारगर्भित, सार, उसमें सार आना चाहिए। भूमिका ऐसी हो जिसे पढ़कर पाठक पूरे निबंध को पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। ठीक है, तो आपको आकर्षक भूमिका बनानी है अपने इसकी। विस्तार के बारे में देखते हैं। विस्तार यह निबंध का मुख्य अंग होता है। हमने पहले कहा है कि यह निबंध का मुख्य अंग है। इसमें विषय का वर्णन, विवेचन होता है। जो सामग्री आपके पास है उसे क्रमबद्ध कर लीजिए और अलग अलग अनुच्छेदों में प्रस्तुत कीजिए। इस विवेचन में पूर्वाक्रम होना चाहिए। आप पहले से ही भूमिका में बांट लो कि हमें किस किस बिंदु पर बात करनी है। विस्तार में उसी क्रमों से आपको वही क्रम रखते हुए आपको अनुच्छेद बनाना है। ठीक है, प्रत्येक दूसरा अनुच्छेद पहले अनुच्छेद से संबंध होना चाहिए। ये बात बताई गई है कि तारतम्यता होनी चाहिए, शब्दों का मेल होना चाहिए, अनुच्छेदों को एक दूसरे से मिला हुआ होना चाहिए। ठीक है, संबंध होना चाहिए सबका। और अंत में आता है उपसंहार। उपसंहार निबंध का अंतिम अंग है। यहाँ तक आते आते विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है। यह तो निबंध में कही गई सही बातों का सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आपने जो भी विस्तार में बातें बताई हैं, आप उनको सार रूप में उपसंहार में लिखना है। ठीक है, यही 3 अंग हैं निबंध के, जिनको आपको ध्यान में रखते हुए निबंध लिखना है। आइए, निबंध के भेद। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? महत्वपूर्ण चीज़ है, निबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो निबंध को महत्वपूर्ण रूप से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है वर्णन, ठीक है, दूसरा है विवरण, तीसरा विचार और चौथा भावना। तो सबसे पहले वर्णन। किस चीज़ का वर्णन? आपने कोई घटना देखी है, तो उन चीज़ों का, घटनाओं का वर्णन करना है। विवरण, आप कहीं पर गए हो, यात्रा पर गए हो, तो उस चीज़ का पूरा विवरण दे दिया। आपने कोई, आपका वार्षिकोत्सव स्कूल में हुआ है, उस चीज़ का विवरण आपने कर दिया, तो ये सब उसमें आ जाएगा। विचार, आपके भाव, उन सब उससे संबंधित यदि कोई रचना है, आप देशभक्त हो तो राष्ट्र से संबंधित कोई निबंध लिखना है तो हिंदी भाषा राष्ट्र के रूप में, इस तरह से आपके मन में एक भाव उत्पन्न होंगे, विचार आएंगे। विचारों को देखते हुए आपको निबंध लिखना है। भाव, राष्ट्र भक्ति से संबंधित भाव, इन सब बातों पर ये 4 प्रकार के निबंध आपको बताए गए हैं, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावनात्मक। आइए इनको विस्तार से देखते हैं कि वर्णनात्मक क्या है। इस प्रकार के निबंधों में स्थान, वस्तुओं, ऋतुओं, दृश्यों, त्योहारों, ठीक है,
स्थान, वस्तुएं, ऋतुएं, दृश्यों और त्योहार का वर्णन किया जाता है। जैसे होली का वर्णन हो गया, दिवाली, दशहरा, इन सब चीज़ों के बारे में आप वर्णन करना है, तो वर्णनात्मक निबंध हो गए। दूसरा आता है विवरणात्मक निबंध। घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों और व्यक्तियों के परिचयात्मक निबंध लिखे जाते हैं। जैसे रेल यात्रा, विद्यालय का वार्षिकोत्सव हो गया, आपने शादी त्योहार, शादियों में कोई फंक्शंस में कहीं कुछ देखा है, उसका आपने विवरण कर दिया, तो वो विवरणात्मक निबंध होते हैं। ठीक है। इसके बाद है विचारात्मक निबंध। इनमें से किसी विचार, समस्या, मनोभाव आदि के विषय में परिचयात्मक, व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक लेखन विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। जैसे दूरदर्शन और शिक्षा, मित्रता, विज्ञान के लाभ और हानि, इस तरह के निबंध आपके विचारात्मक निबंध में आएंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं भावात्मक निबंध। भावात्मक आपके भाव से संबंधित, आपके हृदय से संबंधित है, तो इसमें भाव की प्रधानता होती है। परोपकार, सदाचार, देश प्रेम और राष्ट्रभाषा आदि विषय निबंध, इस तरह के यदि जो निबंध आएंगे जो आपके हृदय से जिनके भाव उत्पन्न हो, वो भावात्मक निबंध कहलाते हैं। तो ये वर्णन आप जातक के यहाँ पर भेद दिए गए हैं, 3 अंग दिए गए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने निबंध को लिखेंगे और यही आपका एक लक्ष्य रहेगा उन 10 मार्क्स को पाने का। यदि इन बातों का आप ध्यान में रखोगे तो आप अच्छा निबंध लिख पाओगे। अंत में हम देखते हैं कि एक कोटेशन यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत है कि शिक्षा से सुधार होगा तभी अज्ञानता का अंधकार मिटेगा। ठीक है। कि जो हमारे मन में अज्ञानता बसी है वो किससे मिटेगी? शिक्षा से मिटेगी। उससे सुधार होगा, पर तभी होगा जब आप करना चाहेंगे, जब आप अपने हृदय में दृढ़ता के साथ शिक्षा प्राप्ति और शिक्षा के प्रचार का एक लक्ष्य बैठाएंगे, तो इस विश्व से, इस संसार से, उस मानवता से अज्ञानता नाम की वस्तु का, अंधकार का नाम मिटेगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद। लक्ष्य को बनाए रखें, अपने आप को शिक्षा के प्रति सचेत रखें, पढ़ते रहें, अध्ययनशील रहें। ठीक है। ओके, धन्यवाद।